हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 14th ऑफ सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 7 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है राजस्थान में टूरिज्म सर्किट बनने की बात हो रही है, जिसका मतलब है कि जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, वहाँ की जो आर्ट एंड कल्चर है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स बनेंगे। तो मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है, किस तरीके से जीएस पेपर 3 इंक्लूसिव ग्रोथ में मदद करेगा। जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है, वहाँ पे इसकी क्या रेफरेंस है, क्या रेलेवेंस है, साथ ही साथ जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जो पर्टिकुलर आर्ट के लिए जानी जाती हैं, वो भी डिस्कस करूँगा। फिर इससे कनेक्टेड जो एग्जैक्ट पीवाईक्यू आया हुआ है प्रीलिम्स में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सेकेंड आर्टिकल बात करता है फिजी की जो एंडेमिक आंट्स हैं, उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ है। ये जीएस पेपर 3 जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन का सेक्शन है, वहाँ पे रेलेवेंस है इसकी। अब आंट्स के बारे में बात हो रही है, तो आंट के ऊपर यूपीएससी ने पहले भी सवाल पूछा हुआ है। मैं आपको समझाऊंगा आंट की जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, किस तरीके से उनका हैबिटेट होता है, क्या उनका वर्किंग मैकेनिज्म होता है। फिर आपको मैं एग्जैक्ट पीवाईक्यू दिखाऊंगा। थर्ड आर्टिकल बात करता है एक फ्लावर की स्पीशीज है जिसका नाम है यूस्टोमा। इसका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है उड़ीसा में, अभी तक इसका इंपोर्ट किया जाता था। तो आपको मैं बताऊंगा ये है क्या यूस्टोमा। ठीक है, ये जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए रेलेवेंस रखता है। फोर्थ आर्टिकल हमारा बात करता है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 के ऊपर जो लाया है। इसमें जितने भी ओल्ड एक्ट थे इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट के ऊपर, इस सब कुछ को पूरी तरीके से एक जहां कंपाइल करके एक फाइनल एक्ट आया है। मैं आपको समझाऊंगा फॉरेन ट्रिब्यूनल क्या है, फिर इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठा है वो दिखाऊंगा आपको। मैं ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताऊंगा, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ पिछले ही वीक, बट दोबारा आपसे एक बार मैं रिवीजन इसका करवा दूंगा, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूनल आपको पता चलेंगे। एनजीटी क्या होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होता है, फिर जो आपका सेबी के रेफरेंस में ट्रिब्यूनल्स बने होते हैं वो क्या होते हैं। तो एक अच्छा खासा आपको ट्रिब्यूनल्स के रेफरेंस में आइडिया मिल जाएगा। जीएस पेपर 2 पॉलिटी सेक्शन में इसका काफ़ी रेलेवेंस है। इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन जीएस 2 2025, अभी इसी साल जो क्वेश्चन आया मेंस में, वो है कमेंट ऑन द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एज कंपेयर टू कोर्ट सिस्टम। अब ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, तो आप देखेंगे कि जो जो पॉइंट्स मैं इस आर्टिकल में आपको समझाऊंगा, उन सभी पॉइंट्स को आप इस क्वेश्चन के, बोलते ना, इस क्वेश्चन में आप उस पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं आंसर लिखने के लिए, आपको समझ में आएगा वो। ठीक है, फिर है आपका फिफ्थ आर्टिकल बात करता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है। अभी तक सेलिंग हो रही थी, अब धीरे धीरे बाइंग के ऊपर हो रहा है। तो मैं आपको समझाऊंगा जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या इसका कॉज हो सकता है। फिर मैं आपको समझाऊंगा एफआईआई क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फिर एफडीआई क्या होता है। इन दोनों से एग्जैक्ट पीवाईक्यू उठे हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, आपके साथ में सॉल्व करवाऊंगा आपको। सिक्स आर्टिकल बात करता है हमारा जो ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसकी क्या कंट्रोवर्सी है। आई थिंक ये दूसरी तीसरी बार होने जा रहा है इसके ऊपर, बट अगेन रेलेवेंस है क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ एक नया अपग्रेडेशन होता है जो हमें पता होना चाहिए। ये जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक है। लास्ट आर्टिकल बात करता है इस बार अभी रिसेंटली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने कहा है कि भैया हमारे पास एक्सक्लूसिव पावर है एसआईआर करने की, जिसका मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। मतलब जो वोटिंग लिस्ट में चेंजेस करना होता है उसमें रिवीजन करने की पावर हमारे पास है, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी जुडिशरी के पास ये पावर नहीं है। तो अब ये चीज़ रेलेवेंस हो जाती है, जो सेपरेशन ऑफ पावर का एक टॉपिक है जीएस पेपर 2 में, जहाँ पढ़ते हो जुडिशरी डिफरेंट है, एग्जीक्यूटिव डिफरेंट है और लेजिस्लेचर डिफरेंट है। तो वहाँ पे इनको इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि मे बी शायद इंटरफेरेंस हो रहा है थ्रू जुडिशरी, क्योंकि वहाँ पे पिटीशन फाइल हो रही है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस पूरे आर्टिकल में, जो आपको मैं समझाऊंगा। इसका पूरा पीडीएफ आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आज स्लाइड्स टोटल 7 आर्टिकल हैं, मतलब थोड़े से ज़्यादा आर्टिकल, कभी 3 आर्टिकल भी होते हैं, कभी 5, कभी 7, बट आज रेलेवेंस लग रही थी, संडे का आर्टिकल था तो मैंने उसको और एक्सटेंड कर दिया है। आप बस इत्मीनान से एंड तक इसको सुनिए, आप खुद देखेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितने अच्छे से डेवलप हो चुकी है। बात करते हैं पहले आर्टिकल की। पहले आर्टिकल में राजस्थान में टूरिज्म सर्किट बनने की बात हो रही है। अब इसको सर्किट को एक रिप्लेस कर लो सेंटर से, दैट्स ऑल। ठीक है, छोटे छोटे सेंटर बनेंगे। पहला एक ट्राइबल सेंटर है, कहाँ पे, आपका बानसवाड़ा और आपका दूनगारपुर में। अब सेंटर मतलब ये मत समझो कि भैया ये क्या है सेंटर। सेंटर मतलब है ये एक तरीके से हब टाइप होगा, जहाँ पे ट्राइबल एरियाज होंगे, वहाँ पे उनको प्रमोट किया जाएगा जिससे टूरिज्म वहाँ पे बढ़े। फिर एक डेजर्ट सेंटर टाइप बनेगा जो कि डेजर्ट एरिया में होगा। ट्राइबल सेंटर है तो ट्राइबल एरिया में बनेगा, है ना। तो टैनोट और सांचू यहाँ पे बनाने की बात की गई है। इसका मेन उद्देश्य ये
ये है कि जो ऐसी डेस्टिनेशन है जो कि बहुत कम जानी जाती हैं, वहाँ पे उसको टूरिज़्म, वहाँ पे प्रमोट किया जाए टूरिज़्म को। जो ट्राइबल कल्चर है वहाँ का, डेजर्ट की हेरिटेज है, और वहाँ पे जो डिफरेंट म्यूज़िक ट्रेडिशन है, जैसे मंग ननियार, जो आपको आई एम नॉट लिख दिस इज़ एग्जैक्टली, इसका प्रोनाउंसिएशन आप करोगे तो इसको हम कहते हैं मन गनियार, सॉरी, ठीक है, मनगनियार इनको कहते हैं। तो ये इनका ट्रेडिशन जो है उसको भी प्रमोट करने के लिए बात जनरली की जा रही है। अब यहाँ पे टूरिज्म ग्रोथ का अगर डिस्कशन करें तो 22% इंक्रीज हुआ है इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल का 2024 में। और टूरिज्म की अगर बात की जाए तो राजस्थान की जितनी भी जीडीपी है उसमें 12% कंट्रीब्यूशन इसका है। लैक्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होती है। कल्चरल फोकस की बात की जाए तो हमेशा देखो कहीं भी दिखा है कल्चर, तो कल्चर का साधारण सा मतलब होता है कि आपके सोच, आपके विचार, आपका रहन सहन, आपकी बातचीत, आपका खाना पीना, आपका एक्सप्रेशन का तरीका, चाहे अगर आप कोई एक टेम्पल भी बना रहे हैं तो वो भी क्या है, आपके कल्चर का हिस्सा है। तो कल्चर कोई एक चीज़ नहीं है। इसीलिए जब आप जीएस पेपर 1 में फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे वो लिखी है सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर बहुत ब्रॉड है, ठीक है, लेकिन आप लोग जनरली आर्किटेक्चर फोकस करते हैं, आर्ट पे फोकस करते हैं कि ना, जिसमें टैंजिबल इंटैंजिबल भी आती है, बट मेन चीज़ क्या है, कल्चरल फोकस यहाँ बात की जा रही है, जिसमें आपका मनगनियार जो आपके वहाँ के फोक म्यूजिशियंस है वेस्टर्न राजस्थान के, ये बॉर्डर पे होते हैं जनरली, जो आपका पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर है वहाँ पे इनकी जो प्रेजेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। आपने अगर नोटिस किया होगा कभी भी जो राजस्थान के सिंगर्स होते हैं मैक्सिमम आपको वहाँ आखिरी में खान दिखा मिले, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना ट्रेडिशन को लेके चलते हैं। जैसे मामे खान देखोगे, या आपके राजस्थान का कोई भी अगर फोक सिंगर होगा, देयर आर हाई चांसेस कि वो खान होगा। इट इज़ नॉट समथिंग कम्युनिटी बेस्ड, बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे ट्रेडिशन चलता आ रहा है बहुत पहले से। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इंडिया की डाइवर्सिटी को शोकेस करती है कि किस तरीके से टूरिज्म को प्रमोट करना ज़रूरी है डेजर्ट एरिया में भी, ठीक है। चलो अब ये देखिए छोटा सा आर्टिकल था, आप सोचो सर ये इतना छोटा आर्टिकल हम तो मिस ही कर देंगे, और जनरली मिस ही होता है। आप अगर पूरा पेपर देखो तो बहुत छोटे से हाईलाइट में आया हुआ था, लेकिन ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि यूपीएससी 2014 में क्वेश्चन देखिए क्या आया है, अ कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड मनगनियार्स इज वेल नोन फॉर देयर, किस लिए? अभी तो मैंने बताया कि भैया ये जाने जाते हैं म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब अगर पूछा जाए भैया राजस्थान कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तो है, यहाँ पे है कि नहीं, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, और फिर आपका यहाँ पे देखोगे ये साउथ हो गया, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, यही तो होता है, यहीं से साउथ वेस्ट मानसून एंटर करता है। तो ये एक बेसिक पॉइंट है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ये किस तरीके से मदद कर सकता है, कौन सा, ये जो टूरिज्म सर्किट की बात हुई है। तो पहली चीज तो इससे इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, टूरिस्ट का इनफ्लो होगा। अभी क्या बात की गई थी, उन एरियाज में टूरिस्ट का प्रमोशन होगा जहां पे अभी तक उतना लेसर नोन डेस्टिनेशन है, लेकिन अब यहाँ पे जब नोन बढ़ेंगी, जब सेंटर्स बनेंगे तो उससे स्पेंडिंग बढ़ेगी, और जो लोकल मार्केट है वहाँ के होटल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इसमें कहीं ना कहीं प्रमोशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहाँ की जो कल्चर है उसका प्रिजर्वेशन और होगा, जिस तरीके से आपको मैंने मनगनियार के बारे में बताया। टूरिज्म बैलेंस्ड होगा, जो मूव है वो बैलेंस करेगा कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर ऐसा ना हो कि भैया बस इतने में ही पूरा टूरिज्म खत्म हो जाए। टूरिज्म राजस्थान में हर जगह पे हो सकता है। ये अप्रोच के साथ ये पूरा का पूरा जो सर्किट है, वहाँ की जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया है, ठीक है। बॉर्डर टूरिज्म की बात की गई है, फिर साथ ही साथ कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट की बात की गई कि भैया होम स्टे, इको विलेजेस, ऐसा ना हो कि पूरी तरीके से कमर्शलाइज हो जाए, पूरा बड़े बड़े एकदम टेक होटल आके बन रहे हैं। लोकल कम्युनिटीज़ जो है वहाँ की, उनको सैनिटाइज करना होगा, कि उनको सैनिटाइजेशन डजंट मीन सफाई, सैनिटाइजेशन मतलब होता है कि उन लोग को जानकारी हो बाहर को किस तरीके से, बोलते हैं ना टूरिस्ट जो आते हैं या जो गेस्ट आते हैं उनको कैसे केटर करना है, कैसे हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करना है, कैसे अपना जो कल्चर है ट्राइबल का उसको मेंटेन करते हुए हमें अपना प्रॉफिट भी देखना है, साथ ही साथ उन लोगों को एक जस्टिफाइड स्टे भी प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी एक मदद है जो हो सकती है। अब इसका यूज आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है फिजी में एक आंट की स्पीशीज है एंड की, उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग की गई, ठीक है। अब उसका जो स्पेसिमेन था 120 प्लस स्पीशीज थी, उनका प्रॉपर एक बोलते हैं ना, हमने स्पेसिमेन निकाला गया, उसका ये देखा गया कि भैया ये जो स्पीशीज हैं ये किस तरीके से इनका बोलते हैं ना डिक्लाइन हो रहा है या फिर ये इंक्रीज हो रही हैं, क्या है ये। तो फाइंडिंग ये हुआ कि 79% जो फिजी हैं, फिजी में जो एंडेमिक आंट्स हैं वो डिक्लाइन
डिक्लाइन कर रही हैं, मतलब जो वहाँ की आंट है पाई जाती हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं। और ये चीज़ डिक्लाइन स्टार्ट कब से हुई? जब से ह्यूमन अराइवल स्टार्ट हुआ। आपको पता है फिजी एक आइलैंड है, तो 3000 साल पहले जब वहाँ ह्यूमन की एंट्री, तब से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। ये कैसे पता चला? डीएनए सीक्वेंसिंग से पता चला। अब डीएनए सीक्वेंसिंग का रेफरेंस आपको पता होना चाहिए तुरंत। याद करिए मैंने आपको क्या समझाया था। आपको मैंने राइनो प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, जहाँ पे राइनो की डीएनए सीक्वेंसिंग करने की बात की थी। क्या होगा, जो उनके हॉर्न्स होते हैं राइनो के, जिनको जनरली पोचिंग की जाती है, उसको अगर एक डीएनए सीक्वेंसिंग होगी तो एक तरीके से आधार बन जाएगा। तो हमारे पास एक अच्छा खासा आइडिया होगा कि अगर इस किसी भी तरीके से पोचिंग हो रही होगी किसी अगर राइनो की, तो वो पता चल जाएगा कौन क्रिमिनल है, उसके बारे में आइडिया, मतलब एक कहीं ना कहीं बहुत रिलेवेंट चीज़ थी जो आपको डीएनए सीक्वेंसिंग के रेफरेंस में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है? अब यहाँ पे ये हो रहा है कि इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये कहा जा रहा है कि भैया वाइड स्प्रेड डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो वहाँ पे एक्सपैंड कर रही हैं। कॉजेस कहा जा रहा है डिक्लाइन होने का, फार्मिंग जो लैंड है क्लियर हो रही है। कहीं ना कहीं इसका सिग्निफिकेंस ये दिखाता है इस पूरी स्टडी का कि ह्यूमन एक्शन वहाँ का जो इकोसिस्टम है उस आइलैंड का, और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी का बैलेंस है, उसको काफ़ी रीशेप करता है। ठीक है, और ये केवल एक जहाँ की बात नहीं है, ओवरऑल जहाँ की बात है। अब देखो 5 से 7 लाइन का है, खत्म हो गया। आप बोलो सर इसमें हम पढ़ें तो पढ़ें क्या, लेकिन अब ध्यान दो जरा, बात क्या हो रही है? एंट्स की बात हो रही है। तो अब एंट की बात हो रही है तो हमें थोड़ा सा और पढ़ना होगा। एंट्स क्या होती हैं? ठीक है, जिसे आप लोग चीटी सिंपल भाषा में कहते हैं ना। तो जो एंट्स होती हैं सोशल इंसेक्ट्स होती हैं, ये एक सामाजिक इंसेक्ट होती हैं। कॉलोनी, जैसे हम कॉलोनी में रहते हैं वैसे ये भी कॉलोनी में रहती हैं। इसमें लेबर होते हैं, क्वीन होती है, वर्कर होते हैं, सोल्जर, आप सोच रहे हो हर एक जगह पाई जाती हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अगर इकोसिस्टम में रोल देखा जाए तो सॉइल के एरेशन में, सॉइल के डिस्पर्सल में, डिकम्पोजिशन, पेस्ट कंट्रोल सब में काम करती है। आप नोटिस करो कंसिस्टेंटली जो चींटियां होती हैं चलती रहती हैं, तो जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, उसमें ये एक जहाँ से दूसरी जहाँ करने में मदद करती हैं। साथ ही साथ सॉइल को एयर प्रोवाइड करने में मदद करती हैं, क्योंकि अगर जो छोटे छोटे सैक्स बन जाएंगे, एयर होल्स बनेंगे, तो उससे क्या होगा, एक प्रॉपर लेवल पे सॉइल को भी एकदम अच्छे तरीके से क्या कहते हैं, वहाँ पे उनको हवा मिलती रहेगी। और ये ज़रूरी होता है क्योंकि अंदर न्यूट्रिएंट्स अगर पूरा ब्लॉक कर दोगे तो वहाँ पे अच्छा तरीके से एटमॉस्फेयर एंटर कर ही नहीं पाएगा। तो चींटियाँ उसमें बहुत मदद करती हैं। जो चींटियाँ होती हैं इनकी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती है प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म के साथ। वॉट इज द रीजन ऑफ म्यूचुअलिस्टिक? म्यूचुअलिज्म मतलब होता है आपको भी प्रॉफिट हो, मुझे भी प्रॉफिट हो, इसे कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो जो चींटियां होती हैं ये रिलेशनशिप में होती हैं म्यूचुअल। ठीक है, अब ये कैसे करती हैं? एक है फंगस कल्टीवेटिंग आंट्स। ठीक है, ये मेनली एक ट्राइब है आंट की जिसका नाम है अटीनी। इसको ध्यान रखिए, अटीनी एक आंट की ट्राइब है। ठीक है, इनमें लीफ कटर आंट भी होती हैं, उनके रिलेटिव्स भी होते हैं। अब ये करती क्या है? ट्रॉपिकल अमेरिका में पाई जाती हैं। इनको फंगस फार्मिंग आंट्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, जो लीव्स होते हैं, प्लांट के पौधे होते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं और उसको उसमें क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे जो टुकड़े करने के बाद ये लोग उसमें धीरे धीरे फंगस ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। अब जब फंगस की ग्रोथ होगी और ये अंडरग्राउंड लेके चले जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर किसी पत्ती को ला करके आप कहीं स्टोर कर दोगे तो धीरे धीरे सड़ेगी वो, है कि नहीं? तो चींटियां आप सोचो पत्तियों को ला करके अपने पूरा जो अंदर बिल होता है, जो पूरी तरीके से गुफा बनाई है उन्होंने ग्राउंड में, वहां पे ला जाके रखती हैं और फिर वहां पे फंगस जमता है। तो फंगस जम रहा है मतलब फंगस को क्या मिल रहा है? फंगस को मिल रहा है एक तरीके से पूरा का पूरा पत्तियां। अब चींटियों क्या मिल रहा है? चींटियों को फंगस मिल रहा है क्योंकि उनको उससे खाना मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फंगस उनके प्राइमरी फूड सोर्स बन जाते हैं। लीफ कटर आंट इसका प्राइम एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बोलो सर आपने ये सब बताया क्यों? मैं भी बताऊंगा आपको क्या है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बताई मैंने, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन। ये इकोलॉजी में जो हमारी इकोसिस्टम होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं, तो उसे हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है कि जब दो जैसे आप भी तो एक स्पीशीज हो ना, बस ह्यूमन स्पीशीज हो, तो आप भी तो इंटरैक्ट कर रहे हो ना प्लांट्स के साथ किसी तरीके से, एनिमल्स के साथ किसी तरीके से, वेज नॉन वेज, जिस पे भी आप जिस भी तरीके से खाना पीना आपका होगा। तो सिम्बायोसिस का एक ब्रॉडर मतलब होता है, उसमें एक म्यूचुअलिज्म होता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों लोग को बेनिफिट होता है। एक एक्स स्पीशीज है, एक वाई स्पीशीज है। एक्स को मिल रहा है वाई से खाना, वाई को मिल रहा है एक्स से खाना। जैसे अभी मैंने आपको चींटी का एग्जांपल बताया, चींटी लेके आ रही पत्तियों को, पत्तियों में फंगस हो रही, फंगस को खाना मिल रहा है पत्तियों से, चींटियों को खाना मिल रहा है फंगस से। तो ये क्या है? म्यूचुअल हो गए। कमेंसलिज्म क्या होता है? यहाँ पे एक को बेनिफिट होता है, दूसरा अनअफेक्टेड होता है, मतलब दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है भैया, कुछ भी, एक को बेनिफिट होगा जनरली। ठीक है, अब दूसरा क्या है? पैरासाइटिज्म। यहाँ पे एक को बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे को हार्म होता है। अगर एक एक्स स्पीशीज है,
ठीक है। अगर उसको बेनिफिट हो, जैसे आपके पेट में जो बैक्टीरिया, कभी भी अगर कोई एक, आप बोलते हैं ना कोई बैक्टीरिया गया है तो वो आपके पेट से न्यूट्रिएंट को लेगा लेकिन आपको तो हार्म पहुंचेगा, तो पैरासाइटिज्म कहते हैं। प्रीडेशन में क्या होता है, यहाँ पे हंटिंग ईटिंग वाला काम हो जाता है डायरेक्टली। कंपटीशन में क्या होता है, यहाँ पे देखो मैंने आंट के रेफरेंस में सारी चीज़ें डाली हैं। कंपटीशन में केवल आंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सारी स्पीशीज़ की बात हो रही है, जहाँ पे एक्स स्पीशीज़ वाई स्पीशीज़ के साथ कॉम्पीट करती है एक जेड स्पीशीज़ के लिए। दैट्स ऑल, बहुत ही सिंपल सी भाषा में बताया मैंने को। अब जैसे कमेंसलिज्म लिखा है, मैंने लगा यहाँ एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैसे, अब मान लो वेल्स है, वेल जान लो इतनी भारी होती है, तो वेल जब चलती है तो उसकी साइड बाय साइड ना बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां होती हैं, तो वो कमेंसलिज्म के रिलेशनशिप में होती हैं वेल के साथ। अब वेल चल रही है तो जब बड़ा बड़ा खाना वेल खाती है तो जो उससे रेसिड्यू निकलता है उससे खाना मिल जाता है किसको, छोटी मछलियों को भी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स है। इसी से कनेक्टेड एक एमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म से एक कनेक्टेड पॉइंट है एमेंसलिज्म। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस एक स्पीशीज जो होती है उसको हार्म होता है लेकिन दूसरी स्पीशीज को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। लेकिन कमेंसलिज्म में क्या कहा, यहां पे एक स्पीशीज को बेनिफिट मिल रहा है। जैसे मैंने कहा वेल के साथ मछलियां चल रही तो मछलियों को फायदा हो रहा है, लेकिन क्या वेल के ऊपर फर्क पड़ रहा है, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट एमेंसलिज्म है, यहां पे भी एक्स और वाई स्पीशीज हैं, यहां पे क्या हो रहा है, एक्स को नुकसान हो रहा है लेकिन वाई को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब कैसे, जैसे ये एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, और बड़ा सा पेड़ है उसके बाद एक छोटा सा पेड़ है। अब ये अगर इस छोटे से पेड़ के सामने बड़ा वाला आ जाएगा तो यहाँ पे जो सनलाइट है ब्लॉक हो जाएगी, तो उसको सनलाइट नहीं मिल पाएगी। क्या इसका कोई नुकसान हो रहा है बड़े वाले का, नहीं, लेकिन क्या इसका नुकसान हो रहा है, यस, इसी को हम लोग कहते हैं एमेंसलिज्म। सेम यहाँ जो एलिफेंट देखो जब ये चलता है तो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, क्या एलिफेंट को उस गड्ढा करने से नुकसान हो रहा है, नहीं, लेकिन जो वहां पे एनिमल्स होंगे छोटे छोटे नेस्टिंग साइट्स होगी वो उसको तो नुकसान हो रहा है। तो इसका अर्थ होता है एमेंसलिज्म। ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस इससे उठे हुए हैं, ठीक है, अगर उठे हैं तो ये जिम्मेदारी बनती है आपको शो भी करूं मैं। यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन देखिए, सर्टेन स्पीशीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन एज कल्टीवेटर्स ऑफ फंजाई। अभी मैंने तो बना कल्टीवेट, मैं तो पूरा प्रोसेस समझा दिया ना, वो कल्टीवेटर फंजाई क्या होता है। ऑब्वियसली बोलोगे आंट, कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर। तो आपको हमेशा ध्यान रखिए, आपको ये ध्यान नहीं रखना कि नहीं मुझे यहाँ पे एकदम खूब पढ़ लेना है, 10-10 किताबें 10-10 लेक्चर पढ़ लेना है, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अगर आपने 10 घंटा पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ने के बाद आप सिंगल एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर पा रहे हो बेटा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, आप कोई भी काम करो उसका उद्देश्य क्या है। अगर आप 10 बार जितना भी पढ़ना है पढ़ लो, इफ अगर आपके पास 2 ही घंटा होगा एग्जाम में, अगर उस 2 घंटे में ये एमसीक्यू बेस नहीं सॉल्व कर पाओगे, इट वुड नॉट मैटर आपके पास कितनी नॉलेज है। आपको फिलोसोफर नहीं बनना, आपको जोग्राफर नहीं बनना, आपको हिस्टोरियन नहीं बनना, आपको किसी भी तरीके से कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है भैया। आप सिर्फ पढ़ इसलिए रहे हो कि वो जो 2 घंटा आपको मिलेगा ना, उसमें 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन क्लिक कर दो। दिस इज, एक बोलते हैं ना, दिस इज वेरी हार्श रियलिटी जो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। यहाँ पे अब जनरली क्या हो रहा है, आप देखते जा रहे हो 10-10 वीडियो, अब पता नहीं क्या क्या 3-3 घंटे के एक लेक्चर चल रहे हैं। देखो मैं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूं, बट पॉइंट इज भाई एमसीक्यू सॉल्व होना चाहिए आपका, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी करो। या तो भैया अगर आपको यही फिलोसोफर करना है या फिर आपको जोग्राफर बनना है तो आप सिंपल सी भाषा है पीएचडी करो, गवर्नमेंट ने उसके अलग बना रखा है। जब आपने यूपीएससी सोचा है तो आपको पता है कि आपको क्या क्वालिफाई करना है। तो वहां पे जनरली आई हैव सीन मेनी चैप्स, मैंने देखा है, मतलब बच्चों को वो इतना पढ़ लेते हैं तो मतलब कभी कभी आके जब क्लासेस में होता है एक, मतलब कई बच्चे बोलते हैं सर तो आपकी इस पे क्या राय है। से बेटा मेरी कोई भी राय हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक है। यहां राय का खेल चल ही नहीं रहा है, यहां खेल चल रहा है कि वेदर आप आर्टिकल में से आप वो ऑप्शन निकाल पा रहे हो जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं फर्क पड़ेगा आपकी राय कितनी टॉप लेवल है कितनी डाउन लेवल है। मैं इतना ही कहूंगा, राय को आप बना लेना जब सर्विसेज में रहना, लेकिन अभी फोकस करिए सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल और उससे कनेक्टेड पीवाईक्यूज के ऊपर, और कितना उससे कनेक्टेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं और कनेक्ट कर पा रहे हैं करंट को स्टैटिक के साथ, ठीक है। मे बी मैं थोड़ा सा हार्श और क्लियर बोल देता हूं, बट आई जस्ट कीप थिंग्स वेरी क्लियर, जिससे आपको कभी ना एक डार्कनेस में ना रहो आप। 21 का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्पीशीज दैट कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब अभी आपको बताया मैंने क्या होता है, एक दूसरे पे निर्भर, ठीक है। अब सिम्बायोटिक रिलेशन क्या हो सकता है, म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या हो सकता है, पैरासाइटिज्म भी हो सकता है। सिम्बायोटिक रिलेशन और क्या हो सकता है, अभी तो बताया कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये 3 के 3 नहीं कर सकते हैं क्या, एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशन। तभी तो मैंने कहा सबके सब सिम्बायोसिस में, ये तो चारों के 4 इज द राइट वन। आपको सिर्फ कॉमन सेंस यूज करनी है जो बताया जा रहा है, ठीक है।
2014 का क्वेश्चन देखिए, इफ यू वॉक थ्रू कंट्री साइड यू आर लाइकली टू सी सम बर्ड्स टॉकिंग अलॉन्ग साइड द कैटल सीच द इंसेक्ट डिस्टर्ब बाय देयर मूवमेंट थ्रू ग्रासेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सच बर्ड्स। अब यहाँ आप थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए स्टॉक क्या होती है, माइना क्या होती है, ब्लैक नेक क्रेन क्या होती है। यहाँ पे बेसिकली मैंने लिया क्यों है, लिया इसलिए क्योंकि ये जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है कमेंसलिज्म की। कमेंसलिज्म में क्या कहा था, जहाँ पे दो स्पीशीज होंगी, यहाँ पे क्या है, एक बर्ड की स्पीशीज है, दूसरी कैटल है मतलब गाय भैंस है। अब यहां पे कह रहा है क्वेश्चन कि भैया कैटल को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन कैटल जब मूव कर रहा है तो उससे जो इंसेक्ट्स हो रहा है उससे इसको फायदा हो रहा है, तो क्या है, कमेंसलिज्म है। अगर यहीं पे बोल रहे होते कि भैया कैटल को जो है कोई भी नुकसान नहीं हो रहा लेकिन एक्स को नुकसान हो रहा है, तो वो क्या होता, तब वो एमेंसलिज्म कहलाता। बहुत सिंपल है कि नहीं। तो ये लाइन लिखी है कमेंसलिज्म के ऊपर, तो क्या क्वेश्चन नहीं पूछा सकता, इन्होंने थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल बना दिया है कि नहीं। तो आपको पता होगा क्रेन और स्टॉक ये सब कहाँ है, ये सब वेटलैंड की तरफ के पार्ट हैं। तो कॉमन माइना जो है वो इस तरह आपने देखा होगा गाँव में जो बड़े बड़े आपके गाय भैंस होते हैं वहाँ पे क्या होती है, उनकी पीठ पे बैठी होती हैं, वो उनको खा रही होती हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या होती है, ये शो करती है कमेंसलिज्म की रिलेशन। इससे क्या होता है, जो कैटल होता है उनको कोई नुकसान नहीं, उनको तो बड़ा अच्छा लगता है, उनको लगता है भैया चलो कोई खुजली कर दे रहा है एक तरीके से, तो दे लाइक इट, बट ऑन द मीन टाइम इनको फायदा हो जाता है। ठीक है, चलो 2018 ESC का सवाल है, एन एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट एंड वेयर द इंडिविजुअल में नॉट बी एबल टू सर्वाइव सेपरेटली। अब अगेन एकदम ब्रॉड लेवल पे पूछ लिया, क्या कहेंगे। अभी आपको मैंने बताया जब दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बोलते हैं ना कोई बेनिफिट कुछ भी तरीके हो सकता है, दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होने चाहिए, तो क्या कहलाएंगे, ऑब्वियसली बोलेंगे उसे सिम्बायोटिक। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं लिखी है, ये एक ब्रॉडर मीनिंग लिखी है इन्होंने, जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीशीज म्यूचुअल बेनिफिट के लिए करते हैं। ठीक है, किसी को एक बेनिफिट होता है, किसी को नुकसान, जो भी होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट जो लिखा है, एंड वेयर द इंडिविजुअल में नॉट बी एबल टू सर्वाइव सेपरेटली। कमेंसलिज्म में क्या ये पॉइंट है, यहाँ तक तो पढ़ के लेगा सर, तो म्यूचुअलिज्म की बात हो रही है, लेकिन आप थोड़ा आगे बढ़ के देखो तो ये जो सेकंड पार्ट लिखा है क्या कमेंसलिज्म का है, नहीं। क्या यहाँ पे जो मायना है अभी आपको बताया, अगर गाय भैंस के ऊपर बैठी है, अगर वो नहीं मिले क्या सर्वाइव नहीं कर पाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिम्बायोटिक इज द राइट वन। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, उससे पहले आपको मैं बताऊंगा ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं। ट्रिब्यूनल्स एक तरीके से क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, मतलब ये ऐसी बॉडीज होती हैं जिनके पास कोर्ट जैसी पावर होती हैं। ठीक है, जो सर्टेन पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स जो स्पेसिफिक डोमेन के होते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के होते हैं, उनको डील करती हैं। कोर्ट की बात की जाए तो मिसलिनियस सारे केसेस, चोरी चमारी जो कुछ भी बोलते हैं ना, हर एक चीज कवर करता है, ये जनरली गांव की भाषा में ऐसे ही बोला जाता है। बट अगर आप बात करेंगे ट्रिब्यूनल्स की, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वो सिर्फ उन केसेस को लेते हैं जिन केसेस के लिए वो एथोराइज किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्पीडी रेजोल्यूशन एक ऑब्जेक्टिव है। क्यों, क्योंकि कोर्ट के ऊपर अगर बहुत सारे छोटे छोटे केसेस, चोरी का केसेस जा रहा है उनके ऊपर, उनके पास केसेस बड़ी बड़ी कंपनीज भी लेके जा रही हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो रही है, सिविल प्रोसीडिंग भी हो रही है, तो कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है बेटा। तो इस वजह से जो पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल्स बन जाएंगे तो उससे स्पीडी रेजोल्यूशन होगा, कोर्ट के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, साथ ही साथ एक्सपर्ट का जजमेंट मिल जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो आर्टिकल 323A और 323 में बात की गई है किसकी, ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। अगर 323A की बात करें तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात होती है कि जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना सकती है। इस ट्रिब्यूनल का काम होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, कोर्ट में जाने की बजाय वो यहाँ पे आ सकते हैं, अपने डिस्प्यूट को बोलते हैं ना सही से टैकल कर सकते हैं। 323B जो है ये गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी देती है कि वो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्ड में ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। जैसे टैक्सेशन का मामला है तो कोर्ट के पास जा रहे हैं, लेबर का मामला है तो कोर्ट के पास है, तो उन्होंने सोचा भैया काहे बार बार कोर्ट के पास जाना, टैक्सेशन के लिए एक ट्रिब्यूनल ही बना दो, एक टैक्स का ट्रिब्यूनल बना दो, एक लेबर कोड बना दो, एक इलेक्शन के लिए कोड बना दो, मतलब छोटे छोटे कोड बना दो। उनका काम सिर्फ ये है कि आप केवल टैक्स का मुद्दा करोगे, दूसरा लेबर का तो आप केवल लेबर का काम करोगे। आपने सुना भी हो कंज्यूमर कोर्ट है, ये सब क्या है, ये सब इसी का तो हिस्सा है। तो 323B इसको ऑथराइज करता है। अब अगर मैंने ये बताया तो बात हुई होगी किसकी, फॉरेनर ट्रिब्यूनल की। तो अभी एक एक्ट पास हुआ है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 25। इसने जो टोटल पुराने एक्ट से 20, 39, 46, 2000 सबको रिप्लेस करके एक नया एक्ट लाया गया है, जिसका उद्देश्य है जितने भी अभी तक ओवरलैपिंग हो रही थी एक्ट में उसको खत्म करना, साथ ही साथ जो पासपोर्ट के ऊपर लॉ, वीजा, रजिस्ट्रेशन, इमिग्रेशन के ऊपर जो डिफरेंट लॉज बने थे, ओवरलैप हो रहे थे, उन सबको एक जहां रख देना और एक यूनिफॉर्म तरीके से लोगों की जो फॉरेनर्स हैं, विदेशी हैं, उनकी एंट्री
स्टे और उनको डिपोर्ट कराने का काम करना। अब अगर रूल्स की बात करें, इसी में 2025 का रूल्स भी लाया गया जिसमें कुछ एक पर्टिकुलर टर्म्स हैं। एक तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन इसको एक बॉडी है जो इमिग्रेशन एंड, इसको मैं INF बोलूंगा, ठीक है, IF बोलूंगा, आप समझ जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ इमिग्रेशन फॉरेनर। जो IF है उसके अंडर में एक बॉडी बनाई, IF एक्ट के अंदर एक बॉडी बनी है जिसको लीगली एम्पावर किया गया है कि वो इमिग्रेशन रिलेटेड फ्रॉड को वो कहीं ना कहीं क्या कर सकती है, हैंडल कर सकती है। मतलब एक ट्रिब्यूनल है, फॉरेन ट्रिब्यूनल बनाई गई है कि नहीं। वो मेंटेन करेगी डेटाबेस, देखिएगी कौन सा फॉरेनर कहाँ से आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो कि इलीगल तरीके से आ रहे हैं। और कैसे वो करेंगे, बायोमेट्रिक्स को अपने पास रखेंगे, एकदम मैंडेटरी रखेंगे। हर एक फॉरेनर जो अगर आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं उसका बायोमेट्रिक्स होना चाहिए जिससे पता चल सके। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये भी देखिएगा कि भैया कोई ऐसा तो नहीं है फॉरेन स्टूडेंट्स ऐसा है जो इलीगल तरीके से है। और इसमें साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि अगर कोई फॉरेनर है जो कि एलिजिबल नहीं है इंडिया में आने के लिए बट फिर भी है, तो उसको पूरी तरीके से डिपोर्ट करने का काम करना। उसमें इमिग्रेशन ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट भी रखने की बात की गई है। अब बात की जाए ऑर्डर की, तो इसमें फॉरेन ट्रिब्यूनल है, वही सेम चीज। फॉरेन ट्रिब्यूनल काम क्या है, अगर कोई फॉरेनर को दिक्कत होती है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन उससे जाने से पहले वो ट्रिब्यूनल में आएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ केसेस जो डील होंगे फॉरेनर के होंगे, यहाँ पे टैक्स वाले केसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो फॉरेन ट्रिब्यूनल में क्या है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है, अरेस्ट वारंट डिटेन कर सकते हैं। इसमें जो फॉरेन ट्रिब्यूनल की कैप है 3 मेंबर डाली गई है। अभी केवल आसाम में ये वर्क करेंगे, बाकी धीरे धीरे ये ओवरऑल इंडिया में भी एक्सपैंड किया जाएगा, ठीक है। अगर एग्जेप्शन की बात की जाए तो जो नेपाल, भूटान और जो तिब्बत के लोग हैं उनको एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, ठीक है। मतलब उनको नहीं इंक्लूड किया जाएगा फॉरेन ट्रिब्यूनल में, क्योंकि आसाम में है। तो ये आसाम में जो फॉरेन ट्रिब्यूनल काम करेगा इसमें मेन फोकस रहेगा कहाँ का, ऑब्वियसली बात है बांग्लादेश पे फोकस रहेगा, साथ ही साथ जो म्यांमार का इलाका है वहाँ पे फोकस रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत बड़े अमाउंट में रेफ्यूजीज बोलो या इमिग्रेंट्स बोलो उनकी एंट्री हुई थी। अब यहाँ पे अगेन आपको एग्जेम्पशन ऑर्डर मैंने समझा दिया पूरी तरीके से क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। ये पहला कॉन्सोलिडेटेड लॉ है, सब चीज़ को, पुराने लॉस को हटा करके एक पर्टिकुलर लॉ बनाया गया है जो इंडिया में मॉनिटर करेगा कंप्लीटली किस तरीके से बायोमेट्रिक्स, किस तरीके से फॉरेन ट्रिब्यूनल होगा। हर चीज़ को एक मजबूती मिलेगी, फॉर्मेलिटीज़ की प्रैक्टिस जो है वो कहीं ना कहीं और मजबूत होंगी। एक अच्छे तरीके से पता चलेगा भैया कि आप रेफ्यूजी हो या फिर आपके पास कौन से राइट है एज अ माइग्रेंट। मतलब ओवरऑल तरीके से कहा जाए तो ये एक एक्ट पूरी तरीके से कंपाइल करके ये कोशिश की गई है कि इमिग्रेशन लॉस को थोड़ा ईज किया जा सके और जो उसमें इम्पेडिमेंट्स है या जो प्रॉब्लम्स है उनको खत्म किया जा सके, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूनल की बात की जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, जैसे मैं आपको 323A में बनाया। आप गवर्नमेंट अपने विल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूनल बना सकती है, जैसे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाया, टैक्स ट्रिब्यूनल बनाया है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बना दिया, इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल को, जो इन्वायरमेंटल केसेस होते हैं उसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना दिया। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए आपका जो आर्टिकल 21 है वो आपका राइट टू इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है। इन्वायरमेंट डजंट मीन कि आपका बहुत पूरा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मीन्स आपके पास एक सेफ इन्वायरमेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट का आपके पास राइट है। तो इस वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश की गई थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी थी बट अभी के लिए वो हाई कोर्ट के पास शिफ्ट कर दिया गया। फॉरेन ट्रिब्यूनल अभी आपको समझा दिया। स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल भी बने, जैसे कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल बना है, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, ये सारे के सारे ट्रिब्यूनल के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया था अर्ली। बट एक चीज ध्यान रखो, जब ट्रिब्यूनल लिखा है तो डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल मतलब ये डेप्थ रिलेटेड केसेस देखेगा, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल मतलब आर्मी केसेस देखेगा, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो अब ये आपके दिमाग में हाँ ये बात कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्ड में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे और जो है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। अभी मैंने फॉरेन ट्रिब्यूनल कहा तो इमिग्रेशन एक्ट के द्वारा, IF एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। फीचर्स यही है कि भैया कोर्ट के जो केसेस हैं उनको कम किया जाए, नेचुरल जस्टिस पे कहीं ना कहीं काम किया जाए कि भैया अगर डिस्प्यूट है दो पार्टी के बीच में तो उसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व किया जाए। जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स ही इसमें होते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रिब्यूनल्स में जो भी ऑर्डर पास होता है ऐसा नहीं है कि उसका रिव्यू नहीं किया जा सकता है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए 2012 का क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट वाज इनैक्टेड इन कॉन्सोनेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। NGT एक्ट के ऊपर पूछा गया है, वो आपको मैंने अभी बताया कि भैया ये आर्टिकल 21 का हिस्सा है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके पीछे कॉज है, कहीं ना कहीं PYQ और उससे प्रोबेबिलिटी कि फ्यूचर में पूछा जा सकता है, ठीक है।
फिर दूसरा क्या कह रहा है, प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल्ड एरियाज। अब देखो एनजीटी का मेन उद्देश्य क्या है, इन्वायरमेंटल केसेस को डील करना, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल्ड एरियाज। नहीं भैया, शेड्यूल्ड एरियाज केसेस को लेके बात नहीं है। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब बहुत डिटेल में समझाया था, कैसे डिक्लेयर की जाती है शेड्यूल्ड एरिया, कैसे शेड्यूल्ड ट्राइब को डिक्लेयर किया जाता है, शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 के बारे में इन डिटेल मैंने बताया था। ये जो थर्ड चीज बात करिए ग्राम सभा, ये पंचायती राज के ऊपर है, ये इन्वायरमेंटल केसेस से कनेक्टेड नहीं है, तो वन ओनली इज द राइट वन। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं प्लांट की स्पीशीज है, फ्लावर की स्पीशीज, इसका नाम है स्टोमा, और ये जो स्पीशीज को एक्सोटिक कहा जाता है, ठीक है। एक्सोटिक मतलब इंडिया में जनरली नहीं पाए जाते, मैक्सिको के नेटिव होते हैं, इंडिया में इसको इंपोर्ट किया जाता था, उड़ीसा जनरल में वहाँ पे पूरी तरीके से इंपोर्ट होता था। लेकिन हुआ क्या है, CSIR और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कल्टीवेट कर लिया है पॉली हाउस, या जैसे आप देखते हो ये पॉली हाउस है एक तरीके से, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं। फिर ग्रीन हाउस भी इसको हम लोग कह सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से ऐसे बोलते शील्डिंग कर दी जाएगी, एक वो लगा दिया जाएगा ग्लास टाइप का, जिससे अगर सनलाइट आए तो यहीं पे ट्रैप हो जाए, इसलिए बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, एक पॉली हाउस बना करके वहां पे कल्टीवेट करने में सक्सेसफुल हो गए स्टोमा, ठीक है। अब ये चीज कहीं ना कहीं इसका ब्रेक थ्रू से प्रॉफिट ये होगा कि अब इसको साल में 2 बार अच्छे तरीके से इसको ग्रो किया जा सकता है, और इससे ये होता है भैया पर सीजन में इसका अर्निंग पोटेंशियल 22 लाख तक है पर एकड़, मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है इसकी देखा जाए तो। न्यू इनकम अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी फार्मर्स के लिए, फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, अभी तक हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे तो अब एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब स्टोमा देखो, ये जो आप देखते हो ना बुके टाइप बनता है, शादियों में बहुत यूज़ होता है, तो ये कहीं ना कहीं इसका जो मेन पर्पस होता है डेकोर में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, और इकोनॉमिक वैल्यू इसकी उसी तरीके से बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हॉर्टिकल्चर सिग्निफिकेंस देखा जाए तो ये जो आपका फार्मर हॉर्टिकल्चर को जो बोलते हैं ना जनरली प्रमोट करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उनकी इनकम को डाइवर्सिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जनरली जो एग्रीकल्चर होंगे, अभी केवल गेहूं चावल बो रहे होंगे, तो उनको डाइवर्सिफिकेशन जब करेंगे तो उसमें अगर ये करेंगे तो उनकी इनकम कहीं ना कहीं बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं फार्मर की जो लाइफस्टाइल है, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो भी बढ़ेगा। और ये भी कहा जाता है कि भैया ये जो आपके स्टोमा है, ये लैंडस्केप को, गार्डन पार्क, कहीं ना कहीं उनके लुक को एनहांस करने का बेसिक काम करते हैं, ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स में इनका यूज़ होता है जनरली, ठीक है। अब अगर इतना कुछ बताया तो कोई ना कोई कॉस्ट तो हो गई, तो आपको स्टोमा पता होना चाहिए। लेकिन ध्यान देखो यहाँ पे लिखा है नेशनल बोटैनिकल, ठीक है। तो अब इसी साथ आपको पता होना चाहिए बोटैनिकल गार्डन होता क्या है। बोटैनिकल गार्डन एक छोटा सा आप ये समझ लो रिसर्च सेंटर होता है, जहाँ पे प्लांट की स्पीशीज को रखा जाता है, ठीक है, और रखने के बाद उनके ऊपर रिसर्च की जाती है एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस पर्पस के लिए। तो अगर बोटैनिकल गार्डन कहीं पे लिखा है तो समझ लो एक गार्डन मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं बना है, इंसानों ने बनाया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग जहाँ से लाके प्लांट्स को रखा जाता है। रीज़न क्या हो सकता है, रीज़न कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन कंजर्वेशन भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए ये बात हो रही है किसकी, ये बात हो रही है प्लांट्स की। ये XI2 होता है, XI2 मतलब जो प्लांट ओरिजिनली अपनी जहाँ पे उगेंगे एक्स जहाँ पे, लेकिन एक्स जहाँ से उठा करके हम लाके सेंटर पे उसको इस गार्डन में उगा रहे हैं, तो उसे XI2 कहेंगे। XI2 मतलब अपनी ओरिजिनल प्लेस से हट के जब मैन मेड तरीके से उसको उगाया जाए तो इसे XI2 कहते हैं। InSitu मतलब जो ओरिजिनल प्लेस है उस स्पीशीज की, वहीं पे वो थ्राइव कर रहे हैं, उसे हम लोग InSitu कहते हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या, ये InSitu होता है, ये क्या लार्ज इकोसिस्टम होता है जहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस को एक साथ अलाउ किया जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। नेशनल पार्क क्या होता है, ये InSitu होता है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट प्रोटेक्शन बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, ये भी InSitu होता है, जो पर्टिकुलर स्पीशीज को प्रोटेक्ट करते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को यहाँ पे थोड़ा बहुत अलाउ किया जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसीलिए आप ये पूरा का पूरे तरीके को हम बोल सकते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क ऑफ इंडिया। आप लोग जनरली एक बच्चों के अंदर वो होता है, सर नेशनल पार्क पढ़ना है, सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ना है। पहले ये तो समझो ये है क्या, ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं सारी की सारी, ठीक है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने का काम किया जाता है, राइट। अब यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन देखिए, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर दिया था 2 से 3 दिन पहले का आर्टिकल, बट अगेन मैंने पहले ही बोला है, डजंट मैटर मैंने पहले क्या डिस्कस किया है, मैं आने वाले समय में 10 बार भी डिस्कस करना होगा, मैं करूंगा, मैं इंश्योर करूंगा कि बाय हुक और बाय क्रुक वो चीज़ आपके दिमाग में रहे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट InSitu मेथड। अभी वहाँ XI2 क्या कहा, बोटैनिकल गार्डन कहा, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे
2014 का सवाल है। अब यहाँ पे मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, एग्जैक्टली 4 ऑप्शन यहाँ पे भी दे दिए हैं। तो जब एक बार सही हुआ है बोटैनिकल गार्डन, तो अगली बार दूसरा सही हो सकता है, जो इस बार 2011 में गलत है। तो वही सेम चीज़ हुई है। 2014 क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ एग्जिस्टेंस इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। अभी मैंने कहा ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का को एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं बायोस्फीयर रिजर्व में देखा जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के ऊपर। आसान सी भाषा में बोलूँ मैं आपको, तो जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया की स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो अभी हुआ क्या है, रिसेंटली 9 से 12 सितंबर के बीच में जो अभी तक ये इन्वेस्टर्स थे, फॉरेनर खरीद रहे थे स्टॉक्स यहाँ पे, वो बेच रहे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब यहाँ इंडिया को छोड़ के जा रहे थे। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है। जो अभी तक नेट सेलर बने हुए थे, बेचते जा रहे थे जो जो उनके पास स्टॉक्स थे, अब वो खरीद रहे हैं धीरे धीरे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखा रही है कि भैया मे बी शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस का रेट कट होने वाला होगा, क्योंकि यूएसए ने जैसे ही टैरिफ लगाया सारे के सारे इन्वेस्टर भागना शुरू किए, क्योंकि भैया भागो नहीं तो और दिक्कत हो जाएगी। तो ये मे भी शायद रीजन हो सकता है। साथ ही साथ सेबी का सिंगल विंडो क्लियरेंस, क्योंकि एफपीआई अगर लाना है तो सेबी के पर्टिकुलर विंडोज होते हैं जिसका कंप्लायंस फॉलो करना होता है। तो भी चांसेस ये हो सकता है कि सेबी ने थोड़ा ईज कर दिया अपने विंडो को, क्लियरेंस विंडो को, कि आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आके यहाँ कर सकते हैं। तो ये रीजन हो सकता है। रुपी की स्टेबल सिचुएशन हो सकता है, टैक्स की और पॉलिसी रूल्स क्लियर बनाए गए हैं, मे बी वो रीजन बन सकता है जिसकी वजह से जो आपके बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे इंडिया में खरीदना शुरू किया है। ठीक है, इक्विटी मार्केट अभी भी वॉलेटाइल ही है। अगर हम ब्रॉडर लेवल में बात किए जाए तो डेट मार्केट मतलब कर्ज वाली मार्केट, जहाँ पे कर्जा लिया जाता है, बहुत आसान भाषा में यही समझो। तो वहाँ पे इनफ्लो देखा गया 4000 कुछ करोड़ रुपीस का। अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आपके बारे में बात करूँ तो इंडिया कहीं ना कहीं एक हाई वैल्यूएशन पे है कंपेयर टू चाइना, हांगकांग, साउथ कोरिया। इससे कहीं ना कहीं क्या है, जो आपके एफपीआई के इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनके बिहेवियर में चेंज कहीं ना कहीं देखा गया। अब बोलो सर ये सब तो एक बिजनेस आर्टिकल है, इस सब में आपको एफपीआई ये सारी चीज़ों का क्या पॉइंट है? अगेन आपको ये सब नहीं पढ़ना, यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा इसका स्टैटिक पोर्शन। तो आपको पता होना चाहिए एफपीआई होता क्या है। तो इसलिए मैंने वन वर्ड में लिखा, व्हाट दे डू। ये लोग शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सब फॉरेनर्स हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, फिर एंटर भी कर जाते हैं, एग्जिट भी कर जाते हैं। देखो यहाँ यही हुआ ना, अभी तक 9 तारीख तक सब बेच रहे थे, 9 से 12 के बीच खरीदना चालू कर दिया, तो काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। अगर आपको पता है कि ये लोग क्या करते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लोग क्या नहीं करते हैं। तो ये लोग कंपनी के जो जिस भी कंपनी में ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ के मैनेजमेंट को नहीं डील करते हैं लोग, मैनेजमेंट से इनको कोई मतलब नहीं है। ये लोग फिजिकल बिजनेस या फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं पोर्टफोलियो। फिर इसी से कनेक्टेड है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इंस्टीट्यूशनल मतलब ये कोई ग्रुप की बात हो रही है। ग्रुप कौन होगा? बैंक होगा, हेज फंड्स होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज जो डिफरेंट होंगी, लेकिन फॉरेनर्स हैं सारी। ठीक है, ये फॉरेनर, जैसे आपने ब्लैक रॉक के बारे में सुना होगा। फिर अभी आप रिसेंटली अगर देखोगे तो जो सेबी के ऊपर कंप्लायंसेस इशू चल रहे थे, तो सब फॉरेन फर्म्स हैं। तो ये सब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहलाएंगे। करते क्या है, ये लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। ठीक है, अब ये लोग क्या नहीं करते हैं, ये लोग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स नहीं होते, लेकिन एफपीआई वाले में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। ये लोग कोई लॉन्ग टर्म डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं जनरली। ठीक है, तो इस वजह से ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा सर, क्या अगर डायरेक्ट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगा तब क्या कहलाएंगे? तब उसे हम एफडीआई कहेंगे। ये क्या करते हैं? फैक्ट्री, ऑफिसेस, प्रोजेक्ट्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओनरशिप को डील करते हैं। लेकिन ये लोग स्टॉक्स में क्विक प्रॉफिट में जनरली ट्रेड नहीं करते हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, ऐसा नहीं है कि बस 2 दिन के लिए आए, 3 दिन बाद फिर गायब हो गए, ये सब नहीं करते। आपको ऑब्वियस पता होगा, कोई फैक्ट्री लगा रहा है तो ऐसा थोड़ी 1-2 दिन के लगाएगा, वो लॉन्ग टर्म के लगाएगा। जैसे अमेजॉन देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखो, तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे फॉरेन एफडीआईज हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इतना सब कुछ बताया तो चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की भी। 2011 क्वेश्चन देखिए, बोथ एफडीआई एंड एफआईआई आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री। एब्सोल्युटली राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। अब आपको समझ में आया मैंने क्यों यहाँ पे बताया ये लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ताकि आप डिफरेंस समझ सको। अगर मैं सिंपल बोलूँ एफडीआई मतलब इंडिया में आके ऐसा ऐसा कर देंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब आप पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली आंसर कर लोगे। एफआईआई हेल्प्स ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल एंड टेक। अभी आपको बताया एफआईआई और एफपीआई मैनेजमेंट में हिस्सेदारी नहीं लगते हैं। ठीक है, और एफडीआई कह रहा है ओनली ब्रिंग्स कैपिटल, इन्होंने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया एफपीआई को एफडीआई से। एफआईआई हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल एंड एफडीआई ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर्स। अब ये चीज सही है, सोचो
FII क्या हो रहा है, अगर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेनर्स हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा लेके आ रहे हैं, मतलब कैपिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन FDI क्या है, वो पर्टिकुलर सेक्टर्स को टारगेट करते हैं, दिस इज राइट। लेकिन आप इसको भी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि FDI ओनली फ्लोज टू सेकेंडरी मार्केट, FII प्राइमरी मार्केट, दिस इज रॉन्ग। FII is considered to be more stable than FDI, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अभी कहा 2 दिन में पलट गए और ये स्टेबल होंगे। FDI होता है वो तो 10-10, 20-20 साल तक चलता है, डिपेंडिंग ऑन कोई अनसर्टेन सिचुएशन ना। जैसे आपने देखा होगा एप्पल ने इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो ये सब क्या, ये FDI का हिस्सा है। चलो अब बात करते हैं 2020 का क्वेश्चन है, खुद से करिए। विद रेफरेंस टू FDI इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कैरेक्टरिस्टिक? इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड इन अ लिस्टेड कंपनी। इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। ओके, इट is the investment which involved debt servicing. It is the investment made by foreign institutional investment in the government सिक्योरिटीज। अभी बताया FDI में ये तो गलत हो जाएगा आपका आसानी से, फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान दोगे, क्या ये डेट सर्विसिंग के लिए काम करते हैं? FDI अगर हो रहा है तो क्या किसी कर्ज उतारने के लिए होता है? नहीं, इनका मेन काम होता है कि भैया आप कैपिटल डालो जिससे प्रॉफिट जनरेट होते हैं, नॉन डेट क्रिएटिंग होते हैं। अगर एक कंपनी खोलो वहां पे FDI हो रहा है तो ऐसा नहीं आपके ऊपर कर्जा हो रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट मिला है, आपके ऊपर वापस नहीं करना है, आप उससे प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट कमा के दो। सो सेकेंड इज द राइट वन। चलो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या इलेक्शन कमीशन ने अब बोला है? पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, आप सुन लोगे सुप्रीम कोर्ट में बिहार के रेफरेंस में बात हो रही है, अलग अलग स्टेट के रेफरेंस में बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन सही नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र को लेकर डिस्कशन हुआ, तो अब फाइनली इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लेके बोला भाई साहब ऐसा है, सुनो, जो आए दिन कोर्ट के पास पहुंच जा रहे हो कि SIR सही हो रहा है, गलत हो रहा है। SIR मतलब क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जो वोटिंग लिस्ट होती है उसका रिवीजन करना। आज 10 है तो दोबारा रिवाइज करना कि अगर और 10 लोग 18 साल के हुए तो 20 हो जाएगा, तो इसी को SIR कहते हैं आसान सी भाषा में। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा भैया ये हमारी एक्सक्लूसिव पावर है, मतलब केवल हम कर सकते हैं और हमारे डिस्क्रिशन पे हम जब करना चाहें तब करें, क्योंकि RPA 9050 ये हमको देता है। इसमें किसी का कोई ऑब्लिगेशन, किसी का इंटरफेरेंस हम नहीं मानते हैं। स्ट्रेट अवे बोल दिया इलेक्शन कमीशन ने। आए दिन यही हो रहा था कि हाँ भैया पिटीशन पढ़ रही है तो बोल दिया जुडिशियल इंटरवेंशन ये एनक्रोच, ये इंटरफेयर करेगी हमारे डोमेन के अंदर, हमारी पावर्स के बीच में जुडिशरी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पिटीशन ने आर्ग्यू किया था भैया ये चीज़ उतनी सही नहीं है। अगर आपको रेगुलर SIR कर रहे हो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं क्या होता है, वो जो आपका इलेक्टोरल रोल्स होता है, वोटिंग लिस्ट होता है, उसकी प्योरिटी को इंश्योर करता है। लेकिन अब यहाँ पे वो चीज़ बोल रहे हैं हम करें और चाहे ना करें हमारे ऊपर है, लेकिन फिर भी एश्योरेंस। अब ऐसे तो नहीं बोले, तो मैं आपको बोल रहा हूँ लेमन भाषा में, बट ऐसा नहीं बोला उन्होंने, क्लियरली बोल दिया भैया हम लोग इलेक्टोरल रोल्स की इंटीग्रिटी में विश्वास करते हैं। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हम SIR 1 जनवरी 2026 से हम ये क्वालिफाइंग डेट डाली है, हम नेशन वाइड करेंगे, वोटिंग लिस्ट को हम रिवाइज करेंगे। तो अब इसमें ज़बरदस्ती आप पिटीशन डाल के अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि एकदम स्माइल देके थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऐसा वाला कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आपको ऑलरेडी बता दिया, जहां पे वोटिंग लिस्ट को पूरी तरीके से रिवाइज किया जाता है। RPA एक्ट 9050 एक टर्म्स यूज हुआ है, ये क्या होता है? ये गवर्न करता है कि जो आपका वोटिंग लिस्ट है वो किस तरीके से प्रिपेयर होगी और कैसे रिवाइज की जाएगी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी जैसे सिटीजनशिप, एज, रेजिडेंसी सब एक तरीके से डिफाइन किया गया है कौन कौन वोटर में आएंगे। इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है कि वोटिंग लिस्ट को वो रिवाइज कर सके और उसको सुपरवाइज कर सके। इसी में आपका रजिस्ट्रेशन इलेक्टोरल रूल्स भी है जो क्या देखता है कि रिवीजन किया कैसे जाएगा। ठीक है, इस एक्ट में कहता है कि वो गवर्न करते हैं, लेकिन अब वो कैसे किया जाएगा उसके लिए तो रूल बनेगा। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स है जनरली 1960 का। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 324 आर्टिकल के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन क्या है? पहले सिंगल मेंबर बॉडी थी, फिर मल्टी मेंबर बॉडी बनी, तो इसमें टोटल 3 लोग हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर है ये वेरी हो सकता है। ठीक है, एज पर मतलब पार्लियामेंट्री लॉज होता है वो कर सकते हैं, तो ये कोई फिक्स नहीं है 5 मेंबर पे या 6 मेंबर पे, 4 मेंबर पे, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, इनका टर्म 6 साल का, 65 साल तक इनका रहता है प्रॉपर वो। रिमूवल की बात की जाए तो ये जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव होते हैं, जिस तरह से आपने देखा था कि हाई कोर्ट के जो दिल्ली के जज थे जहां बर्न करेंसी मिली थी उनके रिमूवल की प्रोसीडिंग चल रही है, सेम उसी तरीके से यहां पर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल होगा। लेकिन जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर होंगे अगर उनका रिमूवल करना है
तो सबसे पहले रिकमेंडेशन होनी चाहिए इनकी जो इनसे ऊपर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिकमेंड करता है कि भैया ये इलेक्शन कमिश्नर है, इनका रिमूवल होना चाहिए, तो जब रिकमेंड करेंगे तभी इनका मतलब रिमूवल स्टार्ट होगा। पावर एंड फंक्शन की बात की जाए, इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो बोलोगे सर जो पंचायत वाला चुनाव है वो कौन कंडक्ट कराता है? वो कराते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्शन शेड्यूल को डिसाइड करते हैं, कोई दूसरी मिनिस्ट्री नहीं डिसाइड करती है, इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है इस चीज को कि इलेक्शन कब होना है, चुनाव कब होना है, डेट, फेसेस, सब कुछ डिसीजन यहीं से लिया जाता है। जनरली जो डिस्प्यूट होते हैं कि किसी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को क्या सिंबल देना है, वो पॉलिटिकल पार्टी में कोई स्प्लिट हो रहा है, मर्जर हो रहा है, वो सबका कहीं ना कहीं डिस्प्यूट टैकल करता है इलेक्शन कमीशन ही। ठीक है, चलो अब यहाँ पे असिस्टेंस भी मिलती है। अगर कभी इलेक्शन करवा रहा है इलेक्शन कमीशन तो उन्हें असिस्टेंस भी मिलेगी ना। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को स्टाफ देना पड़ेगा एज पर आर्टिकल 324 जब भी कहीं इलेक्शन हो रहा है, अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने डिमांड किया। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी इलेक्शन होता है तो वहाँ पे IAS IPS को एक स्पेशल ड्यूटी पे डाला जाता है, क्योंकि ये पावर है किसको मिली है? ये इलेक्शन कमीशन को मिली है, और ये एक ऑब्लिगेशन है गवर्नर के ऊपर। स्टेट में लेवल में बात की जाए तो प्रेसिडेंट के लेवल बात की जाए तो लोकसभा इलेक्शन में, कि वो लोग सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, ऑफिसर्स को यूज कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस है, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस करके बोले नहीं, जुडिशियल बोले इलेक्शन ना इस डेट में होना है, फिर आके एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर बोले नहीं अभी ना ये मौसम बढ़िया नहीं है, दूसरे मौसम में करो इलेक्शन। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो इंडिपेंडेंस को इंश्योरिटी मिलती है इलेक्शन कमीशन के। अब बोलो सर यहाँ जितने मैंने लाइनें हाईलाइट की हैं तो कोई ना कोई तो कॉज होगा। अगर मैं बता रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा। लेट्स सी दैट। 2017 क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इलेक्शन कमीशन इज अ 5 मेंबर बॉडी। अभी मैंने हाईलाइट किया था, अब आपको समझ में क्यों मैंने हाईलाइट किया? नहीं, इट इज रॉन्ग। फिर कह रहे हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट फॉर बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। चलो ये सब ठीक है, लेकिन यूनियन होम मिनिस्ट्री करती है डिसाइड नहीं। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व डिस्प्यूट मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। ये इतना लंबा स्टेटमेंट होता है, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ने की कोशिश करता हूँ जिससे टाइम कम जाए आपका, क्योंकि मेरा फोकस है कम समय में ज़्यादा आपको मिल सके। तो 3 इज द राइट वन। CDS 1 2022 का क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इलेक्शन कमीशन इज नॉट करेक्ट। UPSC CSC में भी ऐसे ही होता है। जितनी भी UPSC की पेरेंट एग्जाम है मैं उसको उसके थीम को लेता हूँ, ठीक है। इट कंडक्ट इलेक्शन फॉर वाइस प्रेसिडेंट सही है, ये गलत नहीं है। इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। अब देखो यही तो मैंने कहा था, अगर किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन होना जरूरी है। तो आप आसानी से बोल दोगे सेकंड वन इज द रॉन्ग वन, तो ये सही है। इस NDA 1 2019 क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CGI चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आप देख रहे हो कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो देयर हाई चांसेस कि CSC में भी ऐसे क्वेश्चन ही पूछेंगे, लेकिन आपको एक सब्जेक्टिव नॉलेज के हिसाब से दे दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर। 81,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जहां पे बड़े बड़े पोर्ट बनेंगे, एयरपोर्ट, पावर प्लांट बनेगा, और ये ग्रेट निकोबार आइलैंड पे बनाया जा रहा है। इसमें चैलेंज ये किया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट में कि भैया जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं, वहाँ पे जो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी प्रॉपर रिकमेंडेशन, उनका प्रॉपर मतलब ना अप्रूवल नहीं लिया गया है। ये चैलेंज किया जा रहा है। एलिगेशन यही है कि ट्राइब्समैन का कंसेंट नहीं लिया गया है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो ये है कि जो आपकी ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसने क्या कहा है। उसने कहा है भैया ये हमारा काम नहीं है। अगर कोई भी फॉरेस्ट राइट एक्ट है तो वो चीज़ उस स्टेट के अंडर में आती है। हमारे पास बस स्टेट ने क्या भेजा, मतलब ये चीज़ रिप्लाई की ट्राइबल अफेयर्स ने, क्योंकि ट्राइब्स के राइट वायलेट हो रहे हैं। तो जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री उसने कहा है कि भैया स्टेट यूनियन टेरिटरी की तरफ से जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कहा कि हमें NOC मिल चुकी है, तो हमने भी एग्री कर दिया। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने अपना पत्ता झाड़ लिया। वो कहते हैं भैया हमें कोई भी कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो नहीं मिली है, और हमें जो है वहाँ के जो FRA कंप्लायंस है उस पर अप्रूवल वहाँ के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया था। वहाँ जो यूनियन टेरिटरी है उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि भैया हमने जितने में ट्राइबल हैं, वहाँ के जो फॉरेस्ट राइट हैं उन ट्राइब्स के, उन सब से अप्रूवल ले लिया है, एंड दे आर एग्रीइंग टू दिस प्रोजेक्ट। तो अब आप इस प्रोजेक्ट को गो अहेड कर सकते हो। तो हमने उस चीज़ को माना। अब आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि भैया जितने FRA प्रोसीजर है सब फॉलो हो गए। तो आखिरी में नीचे लेवल पे ट्राइब, सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर मान लो ये कौन है, ये आपका सेंट्रल लेवल है। सेंट्रल लेवल में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, फिर यहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, फिर यहाँ पे स्टेट है,
ठीक है। और सबसे नीचे बैठा हुआ कौन है, ये ट्राइब है, ट्राइब का मेंबर। ट्राइब कह रहा है भैया साला हमसे पूछा ही नहीं गया और ये लोगों ने इतना सब कुछ कर दिया, है कि नहीं। आप थोड़ा सा मजाक तरीके से समझिए आप इसको, है कि नहीं। सारे के सारे ऊपर डिपार्टमेंट अपना पल्ला झाड़ के हमें क्या मतलब है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है ना, हमारे पास तो कंप्लायंस की अप्रूवल आ गया, हमने उसको एग्री कर दिया। तो कोर्ट उसी चीज की हियरिंग को करंटली कर रहा है कि क्या ट्राइबल का कंसेंट दिया गया था, क्या एफआरए कंप्लायंस प्रॉपर्ली सिक्योर किया गया था, नहीं किया गया था। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए बेटा, आप सब ग्रेजुएटेड हैं, ठीक है, तो आपको सही गलत के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो आप जितना अच्छे तरीके से अपनी भाषा में समझने की कोशिश करोगे, जितना लेमन भाषा में करेक्ट करोगे, जो भी आपकी हैबिट है, अगर आपको पसंद है गाने के माध्यम से तो कोई ना कोई गाना के माध्यम रखो, आपको लगता है मजाक मस्ती से तो आप वैसे समझाओ, ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। आप जितना ज्यादा प्रोफेशनल चीज घुसाओगे आपको उतनी समझ में नहीं आएगी, ठीक है, बिकॉज यूपीएससी इज नॉट अबाउट दिस प्रोफेशनल थिंग, इट इज एन आर्ट। आप कितने अच्छे से अपनी खुद की लर्निंग एक्सपीरियंस को एक्सपैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केरला गवर्नमेंट, ये भी क्या है, अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस, ये 8वां आर्टिकल है, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है, ये चीज चल रही है न्यूज में और इसके ऊपर हाई चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, ठीक है। अब एक बार थोड़ा समझ लो है क्या अमीबिक मेनिंगोएंसेफेलाइटिस, ये बीमारी क्या है, ठीक है। इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं, उसका नाम है नाइग्लेरिया फाउलेरी। जो आपका रुका हुआ पानी होता है, जैसे आपका कुआं या फिर जो रुके हुए तालाब होते हैं, वहां पे अगर कोई नहाता है तो नाक और कान से एंटर करते हैं और ब्रेन में जो लेयर होती है उसको ये इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अमीबिक मेनिंगोएंसेफेलाइटिस, ठीक है। सोल्यूशन के लेवल बात की जाए, अवॉइड करना चाहिए रुके हुए पानी में नहाना, नो स्लिप यूज करनी चाहिए, वहीं पे नहाना चाहिए जो कि प्रॉपर क्लोरीनेशन हो, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखिए यूपीएससी में बीमारियों से कनेक्टेड सवाल कैसे पूछा जाता है। पहली चीज तो पूछ लेंगे बीमारी क्या है, उसके सिम्टम क्या है, ठीक। दूसरी चीज क्या है, उसकी वैक्सीन है या नहीं है, ठीक है। वैक्सीन है तो काम कैसे करती है, ऐसे पूछा जाएगा, क्योंकि पूछा गया है। आप देखिए कोविड वैक्सीन के ऊपर सवाल पूछा गया है, ठीक है, कैसे काम कर रही है। फिर यहाँ पे कोविड वैक्सीन के ऊपर सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आप देखो यूपीएससी 2020 में भी न्यूमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के ऊपर सवाल पूछा गया है, जहां पे मेनिनगाइटिस के ऊपर एक पार्ट दिया गया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए कोई भी वैक्सीन जो भी है ये केमिकल है, ठीक है, तो इसका कभी अगर कहा जाए इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं तो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हर एक वैक्सीन का अपना साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। यहां पे लिखा है दीज वैक्सीन्स हैव नो साइड इफेक्ट, एब्सोल्युटली दिस इज रॉन्ग। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स आर नॉट दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। अब आपको पता है जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अगर बहुत बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक्स दे दी जाएंगी तो उससे ये होगा कि लोगों के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या जो उनके अंदर इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी और जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो अगर वैक्सीन होगी तो इससे कहीं ना कहीं डिपेंडेंस कम हो जाएगी। और ये जो वैक्सीन है केवल ऐसा नहीं निमोनिया को ही फायदा या निमोनिया को ही लड़ने में मदद करेगी, जो डिफरेंट चीज़ें जैसे मेनिनगाइटिस, सेप्सिस मतलब क्या होता है जो ब्लड में डिसऑर्डर होता है उसमें कहीं ना कहीं मदद करती है। निमोनिया क्या है, ये एक बैक्टीरिया एक तरीके से होता है जो कि आपके लंग इन्फेक्शन में होता है, साथ ही साथ ब्रेन में एंटर करे तो भी वहाँ पे मेनिनगाइटिस इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आसानी से बोलोगे कि 1 and 2 इज द राइट वन, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।